तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किए थे 2 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं इस वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो भाई लोगों, हर बार की तरह तुमने गिवन डेटा लिख ही लिया होगा, मगर ये क्वेश्चन जो है बड़ा ट्रिकी है। मतलब अगर लग गई समझ में कि कैसे करना है तो लग जाएगी, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो दूसरी तरह से लग जाएगी। समझ गए? देखो, d डिस्टेंस है स्लिट से लेके स्क्रीन तक की। स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द वेवलेंथ्स। पहले वाले केस में उन्होंने क्या कहा है कि भाई दो अलग अलग सोर्सेज है, एक की वेवलेंथ है 560, एक केस में आपके पास है 420। और जब ये यंग्स डबल स्लिट से पास होते हैं, एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ सेंट्रल मैक्सिमा से जहां पर ये दोनों ओवरलैप करें। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, या पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा ब्राइट के लिए, अगर डार्क होता तो एन लैम्डा की जगह 2n-1 लैम्डा बाय 2, तो एन लैम्डा डी बाय डी। अब ये दोनों ओवरलैप करना चाहिए, यहां से आ रहे हैं दो वेवलेंथ्स, किस मिनिमम डिस्टेंस पर ये ओवरलैप करेंगे, इसको समझने के लिए 1 मिनट मुझे दो। अपन आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। दो बंदे हैं ए और बी। ए जो है ये छोटे छोटे स्टेप्स रखता है और बी जो है वो बड़े बड़े स्टेप्स रखता है। अब जब बी के स्टेप्स बड़े हैं तो ये जल्दी चल रहा है, थोड़ा तेज चल रहा है। ये दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया, बट दोबारा ये कब इसी पॉइंट पर मिलेंगे? तो भाई बी ए चल रहा था और बी भी चल रहा है, बट जब तक ए वापस आता तब तक बी ने एक राउंड कंप्लीट करके थोड़ा और आगे चला गया। क्यों? क्योंकि बी फास्ट चल रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? बी गया, वापस आया तेज, ए गया स्लो, तो बी थोड़ा और आगे निकल गया। नेक्स्ट राउंड में बी और थोड़ा आगे हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में बी थोड़ा और आगे हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में बी थोड़ा और आगे हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में बी थोड़ा और आगे हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि बी कंप्लीट एक राउंड आगे हो जाएगा तो फिर से इसी पॉइंट पर मिलेगा। बस यही पे ट्रिक थी कि फ्रिंज विड्थ जो है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब लैम्डा ज्यादा तो फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा। तो लैम्डा 1 मतलब जो पहला वाला वेवलेंथ है उसकी फ्रिंज विड्थ होगी ज्यादा, और जो सेकंड वाला है उसकी फ्रिंज विड्थ होगी कम। अब ये सेंट्रल से बनना स्टार्ट होंगे, तो ये लोग कहां पर मिलेंगे? ये मिलने वाले हैं दोनों जहां पर स्मॉल फ्रिंज वाला एक ज्यादा चल चुका हो, मतलब बिगर जिसका है वो कम चला, उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा थी, तो विड्थ ज्यादा थी। और अगर हम स्मॉल देखें तो स्मॉल वाले की विड्थ थोड़ी सी कम है, तो स्मॉल वाला एक फ्रिंज विड्थ एक्स्ट्रा चलेगा, तब जाकर वो ओवरकम करेगा या मिलेगा दोबारा जाके बिगर वाले के साथ। तो स्मॉल वाले का एक फ्रिंज विड्थ ज्यादा बिगर वाले से जिस डिस्टेंस पर हो जाएगा उस डिस्टेंस पर ये आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, और वो हमें पता नहीं है तो हमने उसको n मान लिया कि n फ्रिंज के बाद ये दोबारा कोइंसाइड करेंगे। तो भाई जो बिगर वाला है उसकी फ्रिंज एक कम होगी, या ये यूं कहूं कि जो स्मॉलर वाला है उसकी एक फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। अगर इसके 3 हैं तो इसके 4, इसके 5 हैं तो इसके 6, मतलब एक फ्रिंज ज्यादा चलेगा तभी दोबारा से ओवरलैप करेंगे। जब बी वाला एक साइकिल एक्स्ट्रा चल रहा था तभी तो ओवरलैप किया था ना, इसीलिए जब स्मॉल वाला एक फ्रिंज एक्स्ट्रा चल देगा उस समय ये ओवरलैप दोबारा कर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आई ना तो टेंशन मत लेना, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है
fringe width, n times of fringe width of bigger wavelength is equals to n plus 1 times of fringe width of smaller wavelength। और अगर ये भी याद ना कर पाओ ना तो ये याद करना। तो ये याद रख लो, जब भी ओवरलैप वाला क्वेश्चन आए, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो n इंटू लैम्डा बिग इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा स्मॉल, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। फिर से देख लो, या तो ये पूरा फंडे को दोबारा रिवाइंड करके सुन लो, तो मैंने उसमें बहुत डिटेलिंग देने की कोशिश की है। नहीं आता ना तो छोड़ने का नहीं है अपन को। n इंटू लैम्डा बिग इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा स्मॉल है यहाँ 420, लैम्डा बिग है यहाँ पे 560। जैसे ही वैल्यू रखी नैनोमीटर्स में 10 की पावर -9 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 140 से 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 4n इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1। सॉल्व करने पे n मिला 3, मतलब थर्ड फ्रिंज जो है वो ओवरलैप करने वाली है। और अगर थर्ड फ्रिंज ओवरलैप करने वाली है तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 किसके लिए लिया था, n बिग के लिए। तो यहां से डिस्टेंस निकालनी है, चाहे आप बिग से निकालो या स्मॉल से, बट ये याद रखो बिग वाले का कितना नंबर लिया था, n। तो मेरे पास जो डिस्टेंस आने वाली है वो आएगी 3, यानी n इंटू लैम्डा बिग इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पोजीशन। और अगर आप लैम्डा स्मॉल लेते तो लैम्डा स्मॉल के लिए क्या नंबर होना चाहिए था, n प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 4। तो 4 लो अगर लैम्डा स्मॉल ले रहे हो, 3 लो अगर लैम्डा बिग ले रहे हो, कोई भी एक ले लो, y की डिस्टेंस निकालोगे, वैल्यूज मैंने सारी रखी, y की वैल्यू आई 0.42 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। बहुत देर दी इस न्यूमेरिकल में, अब बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो अच्छा था, हैवी था, या तो ये ट्रिक अपना लो या फिर समझाने की कोशिश तो पूरी की है। आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, साल भर जब पढ़ते हैं तो अलग बात होती है, जब एंडिंग आता है तो फिर ये ट्रिक काम कर जाती है। मेरे ख्याल से मैंने इशारा कर दिया है कि क्या करना चाहिए, बट यस अप टू यू। इस न्यूमेरिकल में इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये रहा आपकी आंखों के सामने। तो गिवन डेटा लिख लिया होगा भाई लोगों ने, मगर थोड़ी सी दिक्कत है यार, एक डेटा चेंज कर लो। जो फ्रिंज विड्थ दी हुई है, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ होती है, वो डेटा 8.1 मिलीमीटर है, उसमें 1 मिलीमीटर मेंशन्ड है, चेंज कर लो 8.1 मिलीमीटर है। तो लैम्डा 1 मुझे दिया हुआ था कि जब मैं वेवलेंथ ये ले रहा हूं उस समय दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की डिस्टेंस ये, यानी फ्रिंज विड्थ। और फिर मैंने वेवलेंथ बदली, तो मेरे दिमाग में ये खटका किया, जब मैं गिवन डेटा लिख रहा हूं, पहले मुझे वेवलेंथ दी थी और फ्रिंज विड्थ दी थी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, फिर अगली वेवलेंथ दी, तो इसीलिए मैंने पहले वाले को बोल दिया लैम्डा 1 बीटा 1, दूसरे को बोल दिया लैम्डा 2 बीटा 2। मुझे सपने नहीं होते कि मुझे गिवन डेटा में लैम्डा 1 लिखना है कि नहीं लिखना है, ये तो पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है कि मैं किस तरह से गिवन डेटा को आसानी से लिखूं। एपरेटस सेम है मतलब कैपिटल D सेम रहेगा, एपरेटस सेम है मतलब स्मॉल d सेम रहेगा। तो आपको यह बताना है कि ये फ्रिंज विड्थ किस वेवलेंथ के लिए होगी। कितना आसान हो गया ना, अगर मैं ये पिक कर पाऊं कि कैपिटल D और स्मॉल d भी दिया हुआ है, एपरेटस सेम है, इसीलिए कहता हूं गिवन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन डेटा लिख लिया तो लिख लिया, फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिंज विड्थ दे रखी है यार, तो फ्रिंज विड्थ का ही लगाओगे ना, लगा दो। तो
बीटा का फॉर्मूला लिखा, वैसे तो दिख रहा था कि कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम है, तो मैं चाहता तो लिख देता बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, मगर अपने कुछ भाई लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए अपन ने पहले लिख दिया भाई पहले वाले के लिए बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डी बाई डी और दूसरे के लिए बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डी बाई डी। दोनों को कर दो डिवाइड, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। बीटा 1 की वैल्यू रखी, बीटा 2 की वैल्यू रखी, लैम्डा 1 की वैल्यू रखी, -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, डेसिमल गया 9 बाय 8, 9 से ये कैंसिल होगा 70 टाइम्स, क्योंकि 630 है, 630 यानी 70 into 8 will become 560 into 10 to the power -9 यानी कि 560 नैनोमीटर। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बाबा जी हो रहे हैं। तो वापस बाबा जी, और ये न्यूमेरिकल भी दिमाग में बैठ गया होगा, लग रहा होगा ना आसान। चीज़ें लगने लगती हैं आसान जब हम करने लगते हैं चीज़ों को, जब हम नहीं करते हैं तो चीज़ें बहुत टफ होती हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। आज ही इस वीडियो में इतना ही। जय हो।